हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग जो है कक्षा 12 की गणित स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होने वाली है आज का सेशन। तो गाइस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज के सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि आज आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 की गणित स्टार्ट कर दी जा रही है और जो कि कंटिन्यू क्लासें आपको आएंगी गाइज। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। लाइन काट है, ठीक है कि ठीक। तो गाइस चलिए आज के सेशन को, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई आज का आपके गणित का सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन क्या होता है। गाइस ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी जो अध्यापक लोग रहते हैं या सभी जो स्टूडेंट रहते हैं उनका मानना रहता है कि चैप्टर जो है हार्ड होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा जो है कहने का मतलब कह लिया जाए कि बोरिंग टाइप का होता है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, केवल आप वो मानना होता है कि आप लोग का हार्ड है, कठिन है, बोरिंग है, कुछ नहीं होता। गाइस मेरे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग इसका आनंद उठाइए कि देखिए कैसे आज आपको ये सब टॉपिक समझ में आते हैं। जो चीज़ें आपको हार्ड लगते हैं वो सरल ना लग जाए तो बताइएगा गाइस। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई आज की सेशन को आप लोग जबरदस्त प्यार दीजिएगा, जबरदस्त लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए जो है गणित की क्लासें स्टार्ट की गई हैं। तो भाई संबंध और फलन, तो सबसे पहले आज पहले चैप्टर के लिए जो है 1.1 एक्सरसाइज जो हम लोग हल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, फलन 1.2 में जान लेंगे क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आज केवल हम लोग चर्चा करेंगे संबंध क्या होता है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। संबंध जानने से पहले जो है हम लोग थोड़ी सी कुछ पुरानी बातें जानते हैं। जैसे कहा जाता है कि कार्तीय प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्तीय गुणनफल क्या होता है। जैसे हमने क्या कहा, यदि a बराबर आपको दे दिया जाए 1 2 3, ठीक, और b बराबर आपको दे दिया जाए, b बराबर क्या दे दिया जाए, b बराबर दे दिया जाए 4 5 और 6। फिर मैंने आपसे कहा भाई आप a और b का कार्तीय गुणनफल निकालिए, या तो a b का कार्तीय प्रोडक्ट निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, a और b का कार्तीय गुणन यानी a क्रॉस b इक्वल टू कितना होने वाला। ध्यान दीजिएगा, आप लोग a और b का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ ये a और b का जो कार्तीय गुणनफल निकालने लगते हो ना, वो एक प्रकार का रिलेशन होता है, वो एक प्रकार का संबंध होता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, a और b का जो कार्तीय गुणनफल निकालते हैं वो एक प्रकार का रिलेशन होता है, एक प्रकार का संबंध होता है। आइए देखिए, जैसे अगर हमने मान लिया कि ये जो है कोई ऐसे करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, a और b का कार्तीय गुणनफल कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिए, ये a बराबर यहाँ मान लिए 1 2 3, ये a का सब कोई है, और ये जो है कोई b वाला है। b वाला कौन है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ध्यान दीजिएगा, a और b का कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए एक बार a का 1 का 4 से करते हैं, तो 1 का 4 से लिख देंगे, 1 कामा 4। फिर उसके बाद इसी 1 का 5 के साथ करते हैं तो 1 कामा 5 हो जाएगा। फिर इसी 1 का 6 के साथ लिखेंगे तो 1 कामा 6 हो जाएगा। फिर इसका फिर 2 से लिखेंगे, 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से ऐसे, फिर इसी 2 का जो है 6 से कर देंगे तो 2 कामा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, 3 का 3 से लिखेंगे 4, फिर 3 का जो है 5 से करेंगे, फिर 3 का 6 से। तो गाइज ये जो आपने किया ना, ये आपका a और b का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। a और b का क्या कर रहा है, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। तो ये आपको आना चाहिए कि किसी का कार्तीय गुणनफल कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, a और b का ये कार्तीय गुणनफल कहलाता है। बातें यहाँ हमको जो है ये तो कक्षा 11 में ही सीख लेनी चाहिए कि a और किसी का कार्तीय गुणनफल या किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। गाइज तो आपने यहाँ सीखा होगा कि a और b का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। कक्षा 11 में आपने कुछ संबंध पढ़ा था, जैसे आपने वहाँ एकल संबंध पढ़ा होगा। जैसे आपने वहाँ कौन सा संबंध पढ़ा होगा, एकल संबंध। कौन सा संबंध पढ़े थे भाई, एकल संबंध। अब आप बताओ एकल संबंध क्या होता है। अरे जब एकल संबंध 11 में पढ़ने की पारी आई थी तो आप लोग जो है मजे कर रहे थे, मौज भी तो करना जरूरी होता है। तो गाइस एकल संबंध क्या होता है, जैसे मैंने क्या कहा आपसे, एकल संबंध का मतलब वो होता है कि जैसे हमने क्या कहा कि कोई पुत्र और माँ का संबंध, किसी पुत्र और माँ का संबंध, पुत्र और माँ का जो संबंध होता है वो एकल संबंध होता है। आप कहोगे कैसे सर, मुझे नहीं समझ में आया। भाई अगर मैं कहा कि अगर आपसे पूछे गाइज आपके और आपकी माँ में, आपकी माँ, आप और आपकी
माँ, या आप और आपके पिताजी, तो आप क्या कहोगे? आप और आपके पिताजी में क्या संबंध है? एकल संबंध है। क्यों? क्योंकि गाइज आप केवल अपने पिताजी को पापा बुलाओगे, किसी और दूसरे को पापा नहीं बुला सकते, क्योंकि आप और आपके पिता में एकल संबंध है, क्योंकि आप किसी दूसरे को पापा नहीं बुला सकते, केवल एक व्यक्ति को पापा बुलाया जा सकता है, इसे कहते हैं एकल संबंध। समझ में आया गाइज? मैंने क्या कहा कि अगर आप और आपके पिताजी में एकल संबंध है, कैसे है हमने आपको बताया। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था रिक्त संबंध। क्या पढ़े थे? रिक्त। कक्षा 11 में ये सब आप पढ़े होंगे, रिक्त संबंध। केवल एक बार हम आपको जो है थोड़ा सा एक तरफ से याद करा रहे हैं। रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध वो होता है, जैसे मैंने आपसे कह दिया, क्या आप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं? क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं जानता, वो कौन है, क्या है, मुझे क्या पता। तो भाई आपके और अमेरिका के राष्ट्रपति में कौन सा संबंध हुआ? कुछ नहीं संबंध हुआ। कुछ संबंध हुआ? कुछ नहीं संबंध हुआ। जैसे मैंने कह दिया यार, क्या आप अपने दोस्त को जानते हैं, अपने मित्र को जानते हैं, अपने भाई को जानते हैं? कहेंगे हाँ सर, हम अपने भाई को जानते हैं। तो आप और आपके भाई में क्या संबंध आया? भाई का संबंध आ रहा है। उसी प्रकार गाइज, जिस प्रकार आप और अमेरिका के राष्ट्रपति में कोई संबंध नहीं होता, अर्थात वहां किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, तो वो रिक्त संबंध कहलाता है। वही यहां भी रिक्त संबंध होता है। बात समझ में आ रही ना? रिक्त संबंध का मतलब हमारे और आप में कोई संबंध ना हो, वो रिक्त संबंध कहलाता है। पर गाइज आप और हमारे में बहुत संबंध है, प्यार का संबंध है। आप लोग प्यार बनाए रखिएगा गाइज, केवल वीडियो को लाइक कीजिएगा और जबरदस्त शेयर कीजिएगा। तो ये सब 11 की चीजें हैं। पर जो आपको 12 में पढ़ना है, वो 12 में पढ़ना है संबंध, और संबंध के प्रकार में आपको पढ़ना है सबसे पहला संबंध स्वतुल्य संबंध, दूसरा संबंध होता है जिसे आप लोग सममित संबंध कहते हैं, तीसरा जो होता है संक्रामक संबंध। ये तीनों संबंध आज हम लोग धीरे एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, और हर एक संबंध पर एक एक एग्जाम्पल प्रयास करेंगे कि आपको बताया जाए, जिससे कि संबंध सीखते ही आपको वहां भी समझ में आ जाए। और गाइज इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है गणित के पेपर में, तो मजाक में इसको मत लीजिएगा। चलिए 12 की चीजें स्टार्ट करते हैं भाई, 11 की चीजों को हटाते हैं। अब हम लोग जानना चाहते हैं संबंध क्या होता है। सबसे पहले संबंध जानेंगे, रिलेशन क्या होता है। यहाँ एक लाइन लिख रहे हैं, संबंध की डिफिनीशन एक लाइन में समाप्त करेंगे हम लोग। ए और बी कोई समुच्चय है, ठीक, ए और बी कोई समुच्चय है। ए और बी का उप समुच्चय, ए और बी का उप समुच्चय, क्या? ए और बी का उप समुच्चय ही क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। उप समुच्चय ही संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है, ठीक। जिसको आप लोग अगर इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं? सबसेट, सबसेट उप समुच्चय, सब्जेक्ट सबसेट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज नोन एज रिलेशन। बात समझ में आ रही है आपको? जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा हमने आपको क्या बताना चाहा है। हमने आपको ये बताया कि गाइज अगर ए और बी का जो उप समुच्चय होगा वही ही संबंध कहलाता है। वही क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। इसे हम लोग आर से व्यक्त करते हैं। संबंध को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां भी कहीं भी संबंध को हमको लिखना होगा, संबंध को हम लोग किससे दिखाएंगे? आर से दिखाएंगे। कहीं भी किसी में संबंध लिखना हुआ तो उसे हम लोग कैपिटल आर से लिखेंगे, ठीक। बात समझ में आई? ए और बी का उप समुच्चय ही क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। संबंध के प्रकार आपको पढ़ना है। जैसे कि अगर हमने कह दिया कि संबंध में, जैसे मैंने क्या कहा आपको कि ध्यान दीजिएगा, संबंध के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ आपके जो है रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जानोगे आप सममित। सममित के बाद क्या बताया जाएगा आपको? स्वतुल्य, स्वतुल्य और संक्रमक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्वतुल्य के बारे में। तो फिलहाल एक बार यहाँ लिखते हैं, आपको कक्षा 12 में संबंध के प्रकार में क्या क्या पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, संबंध के प्रकार में आपको सबसे पहला जानना है स्वतुल्य। क्या जानना है? स्वतुल्य जानना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्वतुल्य जानना है। दूसरा क्या जानना है? सममित जानना है। क्या है? सममित। और तीसरा जानना है आपको संक्रामक। क्या जानना है? संक्रामक। सर थोड़ी इसकी इंग्लिश बोलिए।
इसकी आप इंग्लिश लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ TY, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार में आपको क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना स्वतुल्य, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ना सममित, जिसे हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। तीसरा आपको पढ़ना है संक्रामक, जिसे हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कहीं कहीं जो है पढ़ाने के दौरान जहाँ जहाँ स्वतुल्य आएगा वहाँ वहाँ हम लोग कैपिटल R का उपयोग कर देंगे। जहाँ जहाँ सममित आएगा वहाँ कैपिटल S लगा सकते हैं। जहां संक्रामक दिखाना रहेगा वो लोग कैपिटल T दिखा देंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, आपको संबंध के प्रकार में ये तीनों पढ़ना है। तो आपकी जो है, जो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। सवाल कैसे आते हैं, जैसे कोई दे देगा, कोई रिलेशन दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि दिए गए जो रिलेशन है कौन से आपके रिफ्लेक्सिव हैं, कौन से आपके सिमेट्रिक हैं, कौन से ट्रांजिटिव हैं, या तो कौन से आपके स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक कौन कौन से आपको बताना रहेगा। तो गाइस इनके लिए आप कंडीशन जानोगे, भाई ये अपना बताएंगे कि आप ये करोगे तो मैं स्वतुल्य होऊंगा, या तो आपके पास ये होना चाहिए तब मैं स्वतुल्य होऊंगा। और ये सममित बताएंगे, कंडीशन बताएंगे कि आपके रिलेशन में ऐसा चीज होना चाहिए तब हम होंगे। और संक्रामक भी यही कहेंगे भाई। तो सबके कंडीशन जान लेते हैं। ये चलिए सबके कंडीशन जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वतुल्य क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो गाइस आइए हम लोग जानते हैं कि जो संबंध का पहला प्रकार था स्वतुल्य, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। उसके लिए आपको एक लाइन में कंडीशन आपका क्या करा, यदि A बिलोंग टू A यहाँ क्या है, अवयव है। A क्या है, अवयव है। और जो ये आपका बिलोंग है, बिलोंग का मतलब होता है संबंध। बिलोंग का मतलब होता है संबंध, यानी A बिलोंग कर रहा है A में, अर्थात A कोई अवयव है, A कोई समुच्चय का अवयव है, ये A इसमें बिलोंग कर रहा है। यदि A संबंध हो A से, यानी A बिलोंग हो A में, A क्या है, आपका समुच्चय है, तो A बिलोंग करना चाहिए R में, यानी जो आपको रिलेशन दिया गया हो, उसका A मिलना चाहिए R में, तब तो संबंध स्वतुल्य हो जाएगा, तब संबंध स्वतुल्य होगा। गाइस स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन क्या है भाई, खुद का खुद में होना चाहिए, यानी A का A से आपको R में बिलोंग करना चाहिए, तब तो संबंध स्वतुल्य होगा। तब तो जो रिलेशन आने वाला है वो स्वतुल्य होगा। कब होगा, जब A बिलोंग A में हो, अर्थात A बिलोंग करना चाहिए A में, तो A का A भी बिलोंग करे R में, तब संबंध स्वतुल्य होगा। बात समझ में आ रही है। आइए हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने लिख के रखा है। सबसे पहला कि यदि जो A है वो A बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4, आपको A कोई समुच्चय दिया गया है, A कोई समुच्चय है जिनमें अवयव कितने हैं, 4 हैं। अवयव कौन कौन है, 1 है, 2 है और 3 है, और कौन है, 4 है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि अब देखिए यहाँ 3 रिलेशन दिए गए हैं, R1 R2 और R3, 3 प्रकार के रिलेशन दिए गए हैं। अब आपको गाइज इन तीनों रिलेशन में से देख के बताना है कि कौन सा रिलेशन आपका स्वतुल्य है। ये वाला रिलेशन स्वतुल्य है, या ये तीनों में से कौन सा संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। तो शर्त याद कीजिए, A बिलोंग टू R, यानी 1 का 1 में। तो ध्यान दीजिए, अब आपके पास स्वतुल्य होने के लिए जो रिलेशन आना चाहिए वो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो गाइस ध्यान दीजिए, जो रिलेशन है वो स्वतुल्य के लिए आपको तैयार करना है 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, और फिर उसके बाद 4 4। क्या आपको ऐसा किसी में दिखाई पड़ रहा है 1 का 1, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से? अगर ऐसा किसी रिलेशन में मिल रहा होगा तो वो रिलेशन स्वतुल्य हो जाएगा। तो चलिए मिलाइए, देखिए 1 का 1 मिल रहा है, फिर 2 का 2 से, 3 का 3 से, देखिए यहाँ 3 का 3 से मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, 3 का 3 से नहीं मिला न, तो 4 का 4 से मिला, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं है, ये आपका स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आया। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ से फिर आगे आ जाइए, फिर 1 का 1 से मिल रहा है, 2 का 2 से मिल रहा है, फिर देखिए ये तो वही आपने मिला। फिर आगे देखिए 1 का 1 से मिल रहा है, फिर 1 का 2 से मिल रहा है, देखिए यहाँ से, पर 2 का 2 से मिला, 3 का 3 से मिला, पर 4 का 4 से नहीं मिल रहा है। तो यानी ये आपका है, ये भी संबंध आपका स्वतुल्य नहीं है। अब बताइए, अब कौन सा संबंध स्वतुल्य होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ 1 1 1 1,
तो ये 1 का 1 से है, देख लीजिए 1 का 1 से है। फिर उसके बाद आपको देख रहे हैं फिर 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। तो ये आपका कौन सा संबंध हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव का खुद से खुद का आर में बिलोंग कर रहा है, आर से मिल रहा है। वो बोला है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी आपके ये ए हैं, ये ए हैं, ये ए हैं, तो ए का ए से, ए का ए से, ए का ए से, ए के सभी अवयव अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो ये रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन कहलाता है भाई? ये रिलेशन स्वतुल्य कहलाता है। बात समझ में आया? आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल में करते हैं। ए बराबर कितना है? 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। तो सोचिए 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, यानी 3, 3, 4, 4, 5, 5 जिस रिलेशन में दिखाई पड़ रहा होगा वो रिलेशन कौन सा हो जाएगा? स्वतुल्य रिलेशन हो जाएगा। ये आप देखिए ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा? स्वतुल्य। क्यों? क्योंकि 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। गाइस ये जो स्वतुल्य संबंध होता है ना, वो इस प्रकार का संबंध होता है। आप जैसे इमेजिन कर लीजिए कि किसी दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए और किसी दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने चेहरे को देखिए, तो आपका चेहरा जो है, आपका चेहरा ही आपको दर्पण में दिखाई पड़ेगा, किसी दूसरे का चेहरा उस दर्पण में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप अपना खुद से कंपेयर करते हो, तो भाई खुद से खुद की कंपेयर करना ही तो आपका कौन सा संबंध हो रहा है? स्वतुल्य। यानी ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से, ये जिस रिलेशन में मिलेंगे वो रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार आपका स्वतुल्य संबंध होता है। गाइस आपको केवल ये चीजें ध्यान में रखना है कि यदि ए बिलोंग ए हो, ए बिलोंग आर हो, तो संबंध आपका कौन सा हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग दूसरे संबंध की चर्चा करेंगे। दूसरी संबंध क्या है? दूसरी संबंध क्या है? सममित संबंध, जिसे हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। आइए सिमेट्रिक की चर्चा करते हैं। तो गाइस दूसरा संबंध क्या है? सममित संबंध, जिसे हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। आखिर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सममित संबंध क्या होता है? तो इसके लिए शर्तें ये है, यदि ए बी बिलोंग टू ए, यानी 2 अवयव लिया गया है, समुच्चय ए के 2 अवयव लिए गए हैं, वो 2 अवयव कौन है? ए और बी हैं। ए और बी हैं, बिलोंग करना चाहिए ए में, बिलोंग करना चाहिए ए में। ए आपका कोई समुच्चय है भाई, ए बी बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए बी बिलोंग आर, ए बी बिलोंग आर, अर्थात जो आपको रिलेशन दिया जाएगा, यदि उस रिलेशन में ए और बी मिल रहा हो और साथ साथ में बी और ए भी मिल रहा हो, तो जो संबंध तैयार होगा वो संबंध कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा, आपका सममित होगा। बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा? यदि कोई कोई अवयव ऐसे है, 1 और 2 है, ये कोई ए है और ये कोई है बी, ठीक भैया, ये ए और बी है, ये बिलोंग करना चाहिए ए में। ध्यान दीजिए, ए और बी यानी 1 और 2 बिलोंग करना चाहिए ए में। तो भाई जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन कौन कौन होना चाहिए? 1 और 2 और 2 और 1। अगर ऐसा है तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, क्योंकि ए और बी भी है। ये देखिए ए और बी और बी और ए और बी और ए बिलोंग किसमें कर रहा है भाई? रिलेशन में। तो ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। गाइस क्या मैंने बताया? यदि ए बी बिलोंग टू ए बी और बी ए दोनों बिलोंग करने चाहिए आर में, दोनों संबंध होना चाहिए आर में, तो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या कहलाता है भाई? वो रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। आइए एक एग्जांपल आप लोगों के लिए प्यारा सा एग्जांपल तैयार करके रखे हैं। वो क्या है? यदि ए बराबर 1 2 3 4 यानी 4 ठोस लिया गया है, देखिएगा यहाँ 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, ये एक कोई समुच्चय है। अब बात क्या होती है कि इसमें आपको 2 चेक करके बताना है। जो इससे पहले आपने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, अर्थात आपने स्वतुल्य, और यस मतलब सिमेट्रिक यानी आपका सममित। यानी आपको यहाँ चेक करके बताना है कौन से रिलेशन स्वतुल्य हैं और कौन से रिलेशन सममित है। गाइस ध्यान दीजिएगा। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन हमने क्या बताया था? ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर। ध्यान दीजिएगा,
एक बार आपको समझाने के लिए यहाँ प्रयास करते हैं कि भाई आर यहाँ लिखते हैं, यस यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसका कंडीशन है ए बिलोंग करना चाहिए आर में, और यहाँ ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर, तब तो ये सममित होगा। आइए ध्यान दीजिए, तो ए एक मिनट के लिए मानते हैं ये ए है, ये क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बी है, ये क्या है, सी है, ये डी है, ये 4 ठो अवयव है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, एक का एक से होना चाहिए, एक का एक से है, फिर 2 का 2 से होना चाहिए क्योंकि ए, फिर बी, चलिए बी मिल रहा है, पर सी 3 का 3 से नहीं मिल रहा है, ना तो 4 का 4 से मिल रहा है। गाइज दर्पण के सामने 4 व्यक्ति खड़े थे, 2 लोगों की प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ रही थी, पर 3 और 4 की प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ रही थी। 3 का 3 से कंपेयर नहीं हो रहा था, 4 का 4 से कंपेयर नहीं हो रहा था। क्या इस पूरे रिलेशन में आपको 3 और 4 कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे गाइज। और अगर 3 और 4 नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो भाई ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों स्वतुल्य नहीं है? क्योंकि ए बिलोंग नॉट, ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर में। देख लीजिए ये ए जो है बिलोंग नहीं कर रहा आर में, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आया? समझ में आया होगा तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जबरदस्त शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सममित। सममित के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, यानी ए बी से कौन बना? 1 और 2 बना, और बी ए से क्या बना? 2 और 1 बना, 2 और 1। तो ध्यान दीजिए ए बी से बना 1 और 2 और बी ए से बना 2 और 1। तो क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए 1 और 2 है, 1 और 2 है, 2 और 1 भी है। बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या, देखिए आगे देखिए 2 और 3, 2 और 3, 3 और 2, 2 और 3, 3 और 2। तो भाई 2 और 3, 3 और 2 नहीं दिखाई पड़ रहे ना, तो 3 4 ना 4 3 दिखाई पड़ा। अर्थात आप ध्यान से समझिएगा कि ये आपका सममित भी नहीं है। ये जो रिलेशन दिया गया है ना तो ये स्वतुल्य है न तो सममित है। क्यों? क्योंकि एक ए बी यानी 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 और 1 भी बिलोंग कर रहे हैं, पर 3 और 4 यानी देखिए यहाँ 1 और 3 दिया। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 1 और 3 दिया तो 3 और 1 कहीं दिया है? देखिए 3 और 1 दिया है कहीं? देखिए नहीं दिया। अब यहाँ देखिए ये दोनों आपके सममित हैं, पर ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। अब ध्यान दीजिए 2 2, ये 2 2 दिया है तो 2 2 तो हो सकता है, फिर 1 1 ये भी है, पर ये सममित आपका नहीं है। तो इसके कारण की वजह से ये रिलेशन पूरा सममित नहीं है। बात समझ में आ रही है? फिर आ जाइए, अब आइए दूसरे वाले रिलेशन पे। अब इसमें चेक करते हैं कौन स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या बताया गया भाई? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। देखो 1 का 1 में है, 2 का 2 में है, 3 का 3, 4 का 4। तो भाई ये क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। ये क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। हम लोग राइट पे टिक लगा दिए, स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आ रहा? ए। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब पता करो यार ये सममित है सिमेट्रिक है? पता करो। देखो सिमेट्रिक कैसे पता करोगे? मैंने क्या बताया? सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बता के रखा था कि एक ये जो संबंध है, ये देखिए ए और ये बी है। अब ए बी है, बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, ये ए के स्थान पे 1 है और बी के भी स्थान पे 1 है, ए बी। अब पुनः जब बी और ए लिखने लगोगे यारो तो 1 और 1 ही आएगा ना, 1 1 1 1। और आपका जो समुच्चय है वो कहता है कि भाई आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, समुच्चय की भी तो लाज इज्जत रखना है, समुच्चय को भी तो लेके चलना है कि किसी भी संख्या का हम लोग पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग यहाँ 1 1 बराबर लिखे हैं, इसलिए यहाँ हम लोग एक बार इसको लिखे हैं। तो भाई यहाँ ए बी भी है और बी ए भी है, ये तो आपका सममित हो गया। अब है इसी प्रकार 2 का 2 से है, फिर 2 का 2 से हो जाएगा, ये भी ए बी होगा, बी ए होगा, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे? सम्मित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बी 2 2 2 हो जाएगा, फिर 2 2। अगर मुझे बी ए लिखना हुआ तो फिर 2 2 हो जाएगा। तो भाई यहाँ भी आपके क्या है? सममित है। इसी प्रकार यहाँ भी सम्मित, यहाँ भी। तो ये जो पूरा रिलेशन हो जाएगा वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा? सममित हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। फिर आते हैं तीसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, R3। R3 यहाँ क्या लिख रहा है? ए बी, यानी ये ए बी है। अब बी ए क्या होना चाहिए था? 2 और 1, 2 और 1।
तो देखिए बी और ए, 2 और ए, अरे यार ये तो रिलेशन कौन सा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, क्योंकि 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 2 से, 2 का 1 से। अब आप कहोगे सर 3 4 4 3 नहीं दिखाई पड़ रहा, अरे वो दिया ही नहीं तो देखोगे क्या, जो दिया है आप उसे ढूंढो, जो आपके पास है उसको ढूंढो भाई। 2 और 1, 1 और 2, तो ये कौन सा हो गया, ये सममित हो गया। कौन सा हो गया, सममित हो गया। अब पता करो, ये पहले पता करो स्वतुल्य है, 1 का 1 से होना चाहिए था, 1 2 है तो भाई 1 2 है। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या पढ़ा था, ए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो देखिए ये मिल नहीं रहे, ना तो 1 का 1 से है, ना तो 2 का 2 से है, तो भाई ये आपके स्वतुल्य नहीं है। इस प्रकार आप इस एग्जाम्पल से स्वतुल्य और सममित दोनों प्रकार को संबंध निकालना सीख गए कि कौन से संबंध है। अब अगर आपके एक्सरसाइज की स्टार्ट किया जाएगा तो आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक संबंध आपका और बचा है, सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव, जिसे आप लोग संक्रामक कहते हैं, उसको भी आइए सीख लेते हैं। फिर हम लोग जो है आज की थ्योरी की क्लास यहाँ पर समाप्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, तो गाइस आपका जो तीसरा संबंध है, इस चैप्टर का लास्ट संबंध जो है संक्रामक संबंध, जिसे आप लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, वो क्या होता है गाइस। ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंध है ना, थोड़ा सा आपकी बुक में अजीब तरीके से लिखा है ना, वो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बुक वाला भी सही लिखा है, बुक वाले को भी अभी हम बता दे रहे हैं क्या लिखा क्या है। वो कह रहा है यदि ए कोई समुच्चय है, मान लेते हैं ए क्या है, कोई समुच्चय है। अब ए कोई समुच्चय है जिसमें 3 अवयव ए बी सी है, जो कि बिलोंग कर रहा है ए में। ध्यान दीजिएगा, ए कोई समुच्चय है, मानते हैं ए कोई समुच्चय है जिसमें ए बी सी, ये कोई 3 अवयव है जो कि बिलोंग कर रहा है ए में, ये सब मिल रहे हैं ए में। आगे कह रहा है तो वो जो रिलेशन होगा, जो आप रिलेशन तैयार करोगे, जो संबंध तैयार करोगे, वो संक्रामक कब होगा, जब ए बी बिलोंग टू आर, अर्थात ए बी समझिए, ए बी, फिर क्या कर रहा है, बिलोंग आर करना चाहिए। यदि बी सी और बी सी बिलोंग टू आर, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग टू आर, यानी ए और सी आर में नहीं मिलना चाहिए। ए और सी, अब ध्यान दीजिए, ये हमने आर लिख दिया, ध्यान दीजिए, ये हमने क्या लिखा, आर का मान लिखा। तो ये जो रिलेशन आपने निकाला है गाइस, ये जो रिलेशन है वो संक्रामक नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, हमने क्या कहा कि ए बी और बी सी बिलोंग टू आर, पर ए और सी आर में बिलोंग नहीं कर रहा हो। देखिए लिखा ना, ए सी नॉट बिलोंग टू आर, तो वो संक्रामक नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, ए और सी इसमें बिलोंग कर रहा है, कहीं ए और सी दिखाई पड़ रहा है, ए और सी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, अर्थात ये संक्रामक नहीं होगा। भाई तब संक्रामक कब होगा, संक्रामक कब होगा, संक्रामक तब होगा, ध्यान दीजिएगा, संक्रामक तब होगा जब ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो जो संबंध होगा वो संक्रामक संबंध होगा। बात समझ में आ रहा, हमने आपको क्या बताना चाह रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव ए बी सी है, यदि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, और ए और सी भी बिलोंग आर में कर रहा है, तो समुच्चय आपका जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बराबर 1 2 3 मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। अब आगे क्या करा, आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है R1 R2 R3, ये तीनों रिलेशन में कौन से रिलेशन संक्रामक रिलेशन है, कौन से रिलेशन संक्रामक संबंध है। ध्यान दीजिएगा, अब संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन क्या है भाई, ए बी बिलोंग करना चाहिए, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी होना चाहिए, ये आर में बिलोंग करना चाहिए, तब तो भाई इसको हम लोग टी के नाम से जानेंगे, तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, तब तो ये रिलेशन सममित होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो सममित नहीं संक्रामक होगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो ये संक्रामक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा,
अब ए बी तैयार करो, ए बी क्या हो जाएगा 1 2, बी सी तैयार करो 2 और 3, ए सी तैयार करो, ए सी कौन है ए और 1 और 3। तो आप गाइस देखिए अगर ये ऐसा कर रहा है, ये आर में आ रहा है, तो ये आर जो है ट्रांजिस्टिव रिलेशन कहलाएगा, अर्थात टी आर कहलाएगा, जिसे आप लोग संक्रामक संबंध कहते हैं। तो आइए ऐसा हम लोग मैच कराते हैं, क्या कहीं मैच कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा 2 और 3, 2 और 3, 3 और 2, 2 और 3, 3 और 2। तो गाइस ये 2 और 3, ये 3 और 2, ये जो संबंध है ये ट्रांजिस्टिव संबंध नहीं है, यानी ये आपका जो है संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी है, ए और बी है, फिर देखिए ध्यान दीजिए ये ए है और फिर बी है, फिर क्या आ जा रहा है बी और ए, बी और ए आ जा रहा है, ए और बी, बी ए। तो आपने पढ़ा था कि यदि ए बी और बी ए दोनों आर में बिलोंग करे तो वो जो रिलेशन होता है वो फुल टू रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाता है भाई? सममित कहलाता है। क्या कहलाता है? सममित। लो एक काम तो और बन गया, ये सममित संबंध है, संक्रामक संबंध नहीं है। बात समझा? आगे चलते हैं। देखिए अब उसके बाद R2 को ध्यान देते हैं भाई। R2 क्या है? ये A है, ये B है, ये B है, ये C है। अब देखिए फिर ये पुनः ए आ गया, फिर C आ गया। तो देखिए AB भी R में है, BC भी R में है और AC भी R में है। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं, ऐसे वाले रिलेशन संक्रामक होते हैं भाई। AB हो, BC भी हो और AC भी हो, तो जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन कौन से होते हैं? संक्रामक होते हैं। तो भाई ये फुल टू रिलेशन कौन सा कहलाएगा? संक्रामक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? संक्रामक। लास्ट की तरफ देखते हैं R3 क्या दिया है? 1 1 2 2 3 3। अरे यार ये तो स्वयं का स्वयं से तुलना किया जा रहा है। तो ये देखिए स्वयं का स्वयं से तुलना करने वाला कौन होता है? क्या होता है? स्वतुल्य होता है। कौन सा होता है भाई? स्वतुल्य होता है। तो गाइज इस प्रकार आप जो है संक्रामक संबंध को समझ सकते हो। संक्रामक संबंध ABBCCA अगर बिलोंग आर में कर रहा है तो संक्रामक है, अगर AC नहीं बिलोंग कर रहा आर में तो संक्रामक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो गाइज आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई होंगी आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर अब भी कहीं भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।